Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will do workbook page number 19 to 24 of class 4 English. सबसे पहले हम करेंगे पेज नंबर 19 पे comprehension paragraph. हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लेटर्स आर द ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर्स जो हैं ये बहुत पुराने गुफ्तगू के मवासलात का एक टाइप है. लेटर्स आर सेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस. लेटर्स जो हैं खतूत जो हैं ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं. वी राइट अ लेटर एंड ड्रॉप इट इन अ नियर बाय लेटर बॉक्स. जब हम कोई ख़त लिख लेते हैं तो फिर उसको करीबी लेटर बॉक्स में डाल देते हैं. लेटर बॉक्सेस पहले के ज़माने में हर जगह पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बने होते थे. जब कोई लेटर लिख लेता था तो उनको लेटर बॉक्स में डाल देता था. पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स. वहाँ पे जो डाकिया होता है उस एरिए का वो वहाँ से लेटर बॉक्सेस में से लेटर्स उठा लेता है. द लेटर्स आर देन सॉर्टेड बाय एड्रेसेस एंड डिलीवर्ड टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ दैट एरिया. वो डाकिया क्या करता है, वो उनको एड्रेस के मुताबिक अलग अलग करता है, अरेंज करता है और उसके बाद पोस्ट ऑफिस में दे देता है. लोकल पोस्ट ऑफिस गिव्स दीज लेटर्स टू द पोस्टमैन हु डिलीवर्स देम टू द अप्रोप्रिएट एड्रेसेस. उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो जहाँ पे आपने पहुँचाना होता है, जो रिसीवर होता है उस लेटर का, उसके एड्रेस पे दूसरा पोस्ट उस एरिया का रिसीवर के एरिया का जो पोस्टमैन होता है वो उस खत को लेता है और वो आपके एड्रेस पे जो रिसीवर का एड्रेस होता है उधर पहुँचा देता है. We can send our messages faster through a telegram, fax और email. अब ये जो पोस्टमैन जो लेता है आपका लिखना, फिर पोस्टमैन का लेना, पोस्टमैन के लेने से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से दोबारा दूसरे पोस्टमैन को जाना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है. इससे फास्टर क्या हो सकता है, टेलीग्राम, फैक्स या ईमेल. अ टेलीग्राफिक मैसेज इज़ यूजुअली वेरी ब्रीफ. टेलीग्राफिक मैसेज यानी कि जो आपका टेलीफोन और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी ये चीज़ें बहुत फास्ट हैं और थोड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन ये फास्टर होता है. आप आराम से अपना काम जो है वो जल्दी, कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो, कोई बहुत जल्दी कोई बात पहुंचानी हो तो वो आप टेलीग्राफ या टेलीग्राम या फैक्स या ईमेल के थ्रू पहुंचा सकते हैं. अब हम करेंगे इसके कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स जो आपके पेज नंबर 19 पे नीचे लिखे हुए हैं. इसको आपने खुद ढूंढना है, खुद लिखना है, आपको समझ आ जाएगी. ऊपर ही पैराग्राफ में सब लिखे हुए हैं. विच इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पुराना कौन सा है. अभी हमने पढ़ा पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लेटर्स आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. उसके बाद है हाउ लेटर्स आर सेंट, लेटर्स कैसे भेजे जाते हैं. लेटर्स आर सेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस. सारा काम जो है उनका कहाँ पे होता है, पोस्ट ऑफिस में. ठीक है. हु कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम लेटर बॉक्स, लेटर्स को लेटर बॉक्स में से कौन कलेक्ट करता है, हमने पढ़ा था डाकिया यानी पोस्टमैन. पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम लेटर बॉक्स. हु डिलीवर्स द लेटर, लेटर कौन डिलीवर करता है, कौन पहुंचाता है. ये लेना और उसको कलेक्ट करना और उसको डिलीवर करना दोनों पोस्टमैन की जिम्मेदारी है. तो इधर भी हम यही लिखेंगे, पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर. हाउ कैन वी सेंड आवर मैसेज, हम अपने मैसेज कैसे भेज सकते हैं. we can send our messages faster through our telegram. हम अगर इससे जल्दी हमने भेजना है तो हम टेलीग्राम के थ्रू भेज सकते हैं. अब हम करेंगे क्रिएटिव राइटिंग जो कि पेज नंबर 20 पे है. क्रिएटिव राइटिंग आपको पता है मतलब क्या होता है कि यानी आपने खुद से अपने दिमाग में इमेजिन करके उस जो भी आपके ये टॉपिक है इसके बारे में सोचना है और लाइंस लिखनी है. यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस के लिए आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे हेल्प लेके आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्या होगा या क्या आना चाहिए. जैसे कि अगर लिखा हुआ है प्लेजेंट डे तो आप ये लिख सकते हैं इट वॉज अ प्लेजेंट डे ऑफ स्प्रिंग या इट वॉज अ प्लेजेंट डे ऑफ अक्टूबर या कुछ भी. या इट वॉज अ प्लेजेंट डे ऑफ द वीक. यहाँ मैंने लिखा है इट वॉज अ प्लेजेंट डे ऑफ स्प्रिंग. तो आप कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मौसम के बारे में बात लिख सकते हैं, कुछ भी. ठीक है, जो भी आपकी इमेजिनेशन आपको कहती है, जो भी आपको लगता है कि इस तरह का होना चाहिए. दूसरा सेंटेंस भी आप इस तरह फ्राइडे का कोई डे का नाम लिखा है, आप कोई और डे भी यूज़ कर सकते हैं. आप ये डे भी यूज़ कर सकते हैं कि वी वेंट देयर ऑन फ्राइडे या वी वेंट टू अ जू ऑन फ्राइडे, वी वेंट ऑन अ ट्रिप ऑन फ्राइडे. ठीक है, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं. मैंने यहाँ लिखा है वी वेंट ऑन अ ट्रिप ऑन फ्राइडे, कि हम जुमे के दिन जो है जू गए. उसके बाद है कार. आपको पता है कार जो है वो ट्रैवल के लिए यूज़ होगी, तो आप इसको ट्रैवल का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. मैंने बनाया है वी ऑल सैट इन द कार एंड ट्रेवल्ड देयर, कि हम सब गाड़ी में बैठे और वहाँ चले गए. उसके बाद है ईटेबल्स. ईटेबल्स का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह.
तो आप ये लिख सकते हैं कि वी बॉट मैनी ईटेबल्स फ्रॉम द स्टॉल। इस तरह से आप और भी कुछ बहुत सारी जो भी सेंटेंस आपको लगता है आप बना सकते हैं। उसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में आपको पता है जू इज़ ऑल अबाउट एनिमल्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वी सॉ मैनी एनिमल्स देयर, वी सॉ वाइल्ड एनिमल्स देयर, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं, उसके बाद है बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं वी सॉ मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड वी सॉ मैनी कलरफुल बर्ड्स। इस तरह की कोई भी सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद है राइड एलिफेंट। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वी टुक अ राइड ऑन द एलिफेंट, ठीक है। इस तरह से यानी कि हमने एलिफेंट की सवारी की या हमने हाथी की सवारी की, ठीक है। आपको पता है कि ये आपने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। आप आखिरी सेंटेंस का इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपने पूरा दिन जू में गुजारा है तो आप थक जाएंगे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं वी enjoyed a lot but we were very tired। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। 8 to 10 आपने इसके सेंटेंसेस लिखने हैं अपने पेज नंबर 20 पे और 21 पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पेज नंबर 22 पे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी एक जैसी साउंड हो, जिनकी आवाज़ एक जैसी निकल रही हो, लेकिन उनके स्पेलिंग्स भी अलग हो और उनके मतलब भी अलग हो। जैसे कि यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि राइट और राइट दोनों की स्पेलिंग्स कितने अलग हैं। राइट का एक राइट का स्पेलिंग है RIGHT और दूसरे राइट का स्पेलिंग है WRITE, ठीक है। एक राइट का मतलब होता है ठीक और दूसरे राइट का मतलब होता है लिखना। इसी तरह सी देखना और दूसरा SEA वाला इसका मतलब है समुंदर। उसके बाद हेयर, हेयर यानी आपके बाल और दूसरा हेयर यानी कि रैबिट जो होता है आपका खरगोश, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट इज डिफरेंट इन मीनिंग, ओरिजिन और स्पेलिंग। यानी कि होमोफोन वो वर्ड होता है जो किसी दूसरे वर्ड के से बहुत मिलता जुलता हो उसकी आवाज़, लेकिन इसका मतलब मुख्तलिफ हो और उसके स्पेलिंग मुख्तलिफ हो। Moreover, homophones are words that are pronounced the same but they have different meanings and are usually spelled differently as well। यानी कि homophones क्या होते हैं? जिनकी एक जैसी प्रोनाउंसिएशन होती है, एक जैसी आवाज़ होती है, लेकिन इनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दोनों बहुत मुख्तलिफ होते हैं। They usually occur in groups of 2 but sometimes they can be in 3 or 4 group। यानी कि हो सकते कभी कभी एक आवाज़ के 2 वर्ड्स होते हैं, कभी कभी एक आवाज़ के 2 से ज़्यादा भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। It's important to recognize and identify the most common homophones because the spellings can change the entire meaning of a sentence। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक ये वर्ड इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल अगर आप सी इस्तेमाल करें तो आप देखने वाले सी में कौन सा स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं और आप समुंदर वाले सी में कौन सा स्पेलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक सी से या एक ए से या एक स्पेलिंग से आपका पूरा सेंटेंस बदल सकता है, वो राइट हो सकता है, वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब हम होमोफोन्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एयर और एयर। AIR वाले एयर का मतलब होता है हवा और HEIR वाले एयर का मतलब होता है वारिस। दूसरा है बी और बी। BE वाले बी का मतलब होता है होना और BEE वाले बी का मतलब होता है मक्खी, जो आपने देखी होगी। उसके बाद है BUI वाले बाय का मतलब होता है खरीदना और BY का मतलब होता है उसके ज़रिए से, ठीक है। इसी तरह CENT सेंट का मतलब होता है 100 और SCENT सेंट का मतलब होता है खुशबू। इसी तरह COARSE कोर्स का मतलब होता है खुरदरा अनइवन सरफेस और COURSE का मतलब होता है कोर्स निसाब यानी कि आपका करिकुलम। उसके बाद है DIE डाई का मतलब होता है मरना और DYE डाई का मतलब होता है रंगना या कलर लगाना, जो आप अपने बालों वगैरह पे लगाते हैं। उसके बाद है BEAR वाले बेयर का मतलब इनके स्पेलिंग्स भी सेम ही है। BEAR वाले बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना और दूसरे BEAR वाले का मतलब होता है रीच, जो जानवर आपको पता है वाइल्ड एनिमल है। उसके बाद है ब्रेक। BRAKE ब्रेक का मतलब होता है जो आपके साइकिल की ब्रेक या गाड़ी की ब्रेक वगैरह होती है और BREAK ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। उसके बाद CELL सेल का मतलब होता है खुलिया, जो हमारे सेल जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। उसके बाद SELL वाले सेल का मतलब होता है बेचना। CEREAL सीरियल का मतलब होता है अनाज, यानी जो भी आपके मॉर्निंग सीरियल्स होते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, ये सारे जो आप खाने में इस्तेमाल होते हैं अनाज जो होता है, ये आपके ये हो गया CEREAL वाला सीरियल। और SERIAL वाले सीरियल का मतलब होता है
फेरिस्त या सीरियल नंबर्स जैसे कि आपने देखा होगा। ठीक है, ये सारा ये है। और उसके बाद है DEAR का मतलब होता है डियर, इसका मतलब होता है प्यारा, और DEER होता है हिरन। इसी तरह EIEI का मतलब आपको पता है कि आँख होता है, और आई का मतलब होता है मैं, या जब आपकी बात हो रही है तो आप अपने लिए आई यूज़ करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि पेज नंबर 23 पे है। रीड ईच सेंटेंस, इफ यू फाइंड अ मिसयूज्ड होमोफोन रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, इफ देयर इज नो एरर राइट द करेक्ट सेंटेंस एज इट इज। यानी कि आपने हर सेंटेंस को पढ़ना है, जब आपको लगे कि होमोफोन का गलत इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था, इसका मीनिंग चेंज होना चाहिए था, ये इसका मीनिंग दूसरा बन रहा है, तो आपने उस सेंटेंस को ठीक करना है। अगर वो ठीक है तो उस सेंटेंस को वैसे ही रहने देना, उसको दोबारा वैसे ही लिख देना है। ठीक है, पहला सेंटेंस देखते हैं। आई वेंट टू बेड सो लेट दैट आई हैड ट्रबल फॉलिंग asleep एट नाइट। मैं सोने के लिए देर से गया, इसलिए मुझे रात को नींद आने में मुश्किल हुई। ठीक है, ये इसको बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। दूसरा है यू आर लकी दैट यू विल सेल टू यूरोप ऑन वेकेशन दिस समर। यानी कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम यूरोप जाओगे वेकेशन पे, छुट्टियों में, इस गर्मियों में। ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी आप एज इट इज़ लिख देंगे। थर्ड है आर फ्रूट सैलड हैड एप्पल्स ऑरेंजेस एंड पेयर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे फ्रूट सैलड में एप्पल्स हैं, सेब हैं, ऑरेंजेस हैं, और क्या है, पेयर्स हैं। अब यहाँ पे पेयर्स जो है, ये वाला पेयर्स नहीं आना चाहिए था, इस पेयर्स का मतलब होता है जोड़ी। आप यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नाशपाती वाला पेयर्स। ठीक है, उसके बाद डोंट स्टेयर एट मी। ठीक है, और दूसरा डोंट स्टेयर एट मी, ये दोनों बिल्कुल ठीक सेंटेंसेस है, पूरा ठीक सेंटेंस है, मेरी तरफ मत देखो या मुझे मत घूरो। ठीक है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। देयर आर 2 people इन लाइन इन फ्रंट ऑफ मी। तो यहाँ पे कौन सा 2 आना चाहिए था, 2 लोगों वाला, कि हमारे आगे लाइन में 2 लोग खड़े हैं। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। नंबर 6 है हर कज़न इज़ ऑलवेज हंग्री एन आवर आफ्टर ईटिंग लंच। अब यहाँ पे आर उन्होंने OUR वाला इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है हमारा, लेकिन हमने यहाँ हमारा नहीं यूज़ करना। हमने क्या यूज़ करना है, सेंटेंस के मुताबिक हर कज़न इज़ ऑलवेज हंग्री एन आवर आफ्टर ईटिंग लंच, यानी कि उसकी कज़न को हर घंटे बाद, खाने के हर घंटे बाद भूख लगती है, तो यहाँ घंटे वाला इस्तेमाल होगा, HOUR वाला यूज़ होगा। उसके बाद 7th है ईशा हैड टू रीड मैनी बुक्स इन कॉलेज। ईशा को कॉलेज में बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, इसमें मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही, इसी तरह इसको ऐसे ही लिख देंगे। 8th है एज वी ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड वी सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड। जब हम कंट्री साइड की तरफ जा रहे थे, जब हम गाँव की तरफ जा रहे थे, वी सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड, हमने वहाँ पे कैटल्स का एक रिवर देखा फील्ड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज वी ड्रोव थ्रू द, जब हम उसमें से जा रहे थे। ये थ्रू क्या होता है, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, और इस थ्रू का मतलब जब हम गांव में से जा रहे थे। वी सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल इन अ फील्ड, हमने मवेशियों का एक रिवर देखा फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रू और हर्ड जो है वो चेंज होगा। आई कुड नॉट फाइंड एवरीथिंग दैट आई नीड एट द ग्रोसरी स्टोर। अब यहाँ ये वाला नीड नहीं आएगा, यहाँ कौन सा नीड आएगा, ज़रूरत वाला, NEED वाला। तो आई कुड नॉट फाइंड एवरीथिंग दैट आई नीड एट द ग्रोसरी स्टोर, मुझे दुकान पे वो सब नहीं मिला जो मैं चाहता था। द बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। द बिल्डिंग यानी कि जो इमारत है वो किसकी बनी है, कंक्रीट की और स्टील की। यहाँ जो स्टील यूज हुआ है STEAL वाला, इसका मतलब होता है चोरी करना, तो यहाँ पे ये इसकी सेंस नहीं बन रही, ये गलत है। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, STEEL वाला, यानी कि स्टील जो हमारा मेटल होता है। ठीक है जी, अब आपकी डायरी है। डू ऑल द वर्क ऑन वर्क बुक्स, लर्न ऑल द वर्क एट होम। अपने सारे जो काम आपको आज करवाया गया है, इसको अच्छी तरह अपनी वर्क बुक्स में नीटली कर लीजिएगा, और अपना सारा काम साथ साथ लर्न कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।